अब हम नोटिस कर लेते हैं, यहाँ पे डेटा बहुत दिया हुआ है चैप्टर में। मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप बुक में देख लीजिएगा डेटास को। थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन आपको कर देती हूँ। तो आप देखेंगे कि जब ये वाला ये जो एस्टिमेट टोटल माइग्रेशन है फ्रॉम इंडिया 1834 से 1930s तक 37 तक, तो इसमें क्या देखने को हमें मिलता है कि जो 1834 से 1915 तक मतलब माइग्रेशन होता है, मतलब भारत के लोग बाहर के देशों में जाके रहने लगते हैं, तो बहुत ही स्लो होता है। और ज़्यादातर जो लोग गए होते हैं, क्योंकि अंग्रेज इस टाइम पे भारत में आ चुके होते हैं, तो वो सब एज अ मतलब मान के चलिए कि जो मैंने इंडेंचर्ड जो वो था लेबरर की बात की थी, मतलब बधुआ मजदूर के तौर पे गए होते हैं। कुछ बिजनेसमैन वगैरह भी गए होते हैं, कंट्रीज लाइक मलेशिया में गए होते हैं और इन सब जगहों पे। अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें 1916 से 20 के बीच में, हम देखते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो खत्म हो गया होता है, क्योंकि 1914 से 1914 से 18 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड चढ़ता है, और ये काफ़ी डिफिकल्ट मतलब होता है। इस समय हम देखते हैं कि जो ये इंडेंचर्ड इमिग्रेशन है 1970s में, वो खत्म होने लगता है, यानी बधुआ मजदूरी टाइप का जो करवाते हैं लोग, वो खत्म होने लगता है। और जो थर्ड पीरियड आता है 1921 से 30 के बीच में, लेबर जो होते हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अफ्रीकन वगैरह कंट्रीज़ वगैरह में, बर्मा में, मलेशिया में। ठीक है, क्यों? क्योंकि टी की खेती बहुत ज़्यादा, मतलब चाय की खेती, राइस की और रबर की खेती बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाता है मार्केट में। ठीक है, तो इसलिए लेबरर्स की भी डिमांड बढ़ती है, तो भारत से लोग एज अ लेबरर जाने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे डिप्रेशन का फेज़ भी आ जाता है 1931 से 35 के बीच में। तो बहुत सारे इंडियंस जो बाहर गए होते हैं ये सब प्लांटेशन में, खेती वगैरह में काम करने के लिए, मतलब जहाँ पे चाय की खेती, रबर वगैरह होता है, वो घर वापस आ जाते हैं। हाँ, और जो ये कानगानी जो है, मैं इनके बारे में डिस्कस करूँगी अगले मतलब आगे। ये सब भी जो इमिग्रेशन होता है वो भी 1938 तक ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद पहले बधुआ या मजबूर करके या प्रभावित करके जो लेके जा रहे थे, उसके बारे में इंडियन लोगों की विचारधारा बदलने लगती है। इंडियन जो मतलब या जो बाहर उनके साथ अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट नहीं होता, यहाँ से जो मजदूरों को लेके जाया जाता है, उसके लिए भी थोड़ा बहुत आवाज़ इंडियंस की उठने लगती है। ठीक है, कुछ लोग जो खुद जाना चाहते हैं बाहर एज अ जॉब, तो उनको तो इंडियन लोग, मतलब इंडियन गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल करती है। लेकिन किसी को आप ज़बरदस्ती लेके, जैसे अंग्रेज कर रहे थे, बधुआ मजदूर बना के लेके जाने के लिए, वो चीज़ें काफ़ी हद तक रुक जाती हैं। तो ये रहा डेटा, आपकी बुक में भी होगा, आप एक बार नोटिस कर लीजिएगा, आँख तो दौड़ा ही लीजिएगा। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म होता है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप नोटिस करेंगे कि एडवांस इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाती है। जो औद्योगिकरण होता है ना, वो काफ़ी एडवांस हो जाता है। अब थोड़ा बहुत कंप्यूटर वगैरह का फेज़ भी हल्का हल्का, मतलब अपना बच्चे वाले रूप में उभरने लगता है। और यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा में, और यूरोप के देशों में, जैसे कि ब्रिटेन हो गया और जर्मनी वगैरह हो गए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़, उद्योग डेवलप होने लगते हैं। और यहाँ पे हैवी डिमांड हो जाती है इन देशों में किसकी? स्किल्ड लेबरर की, स्किल्ड या प्रोफेशनल्स की। तो स्किल्ड कौन होते हैं? जिनको वो मशीनें चलानी आती हो, या थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉर्म, या जो प्रोफेशनल्स हो, मान लीजिए किसी ने इंजीनियरिंग कर रखा हो, मेडिकल कर रखा हो, इस टाइप की प्रोफेशनल्स की उनको ज़रूरत पड़ने लगती है। और जो कनाडा का लॉ होता है कि कोई बाहर देश का आके आपके देश में रह सकता है, उसको रिलैक्स कर दिया जाता है और यूएस में भी। ठीक है, तो अगर आप भारतीय थे उस टाइम पे होते, तो आप आसानी से वहाँ जाके रह सकते थे। ठीक है, और इस टाइम पे एजुकेटेड, पढ़े लिखे, स्किल्ड इंजीनियर्स वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और यही शुरू होता है, यहीं से टर्म आता है ब्रेन ड्रेन का। तो ब्रेन ड्रेन में क्या होता है कि कंट्रीज़ लाइक हमारे यहाँ पे जो शिक्षा प्रणाली है वो काफ़ी हद तक सस्ती है, आपने नोटिस किया होगा। यहाँ से बढ़िया बढ़िया डॉक्टर, इंजीनियर्स जो देश की सेवा में बहुत कुछ कर सकते हैं, वो लोगों का मोर जो ऐसी कंट्रीज़ है जो विकसित है, वहाँ पे जाना और काम करना, या वहीं पे बस जाना। तो इसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं, यानी जो विकसित लोग हैं, या विकसित जिनका दिमाग, या विकसित प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं जो, वो अपने देश को छोड़ के किसी और देश के लिए काम करने लगते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि भारत के पढ़े लिखे इंजीनियर्स इस दौर में जो निकल के आते हैं, एजुकेटेड क्लास, वो ज़्यादातर अमेरिका और कनाडा में बसने लगती है, बिकॉज वहाँ का कानून भी अलाउ करता है। और बहुत मतलब ठीक ठाक नंबर के लोग वहाँ पे, मतलब एक बड़े साइज़ के नंबर, मतलब लोग जो वहाँ पे हैं, रहने लगते हैं। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूएस में, यूके में।
हुँ? उसके बाद 70s के बाद इंडियंस जो है वो ऑयल रिच वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी जाने लगते हैं, ठीक है? जैसे कि आप देखते होंगे दुबई वगैरह में काफ़ी ज़्यादा, जहाँ पे भी थोड़ा तेल वगैरह का ये है, इधर की कंट्रीज़ जॉर्डन हो गई, ये सब कंट्रीज़ में जाने लगते हैं। अब कॉलोनीज़ का क्या बैकग्राउंड है इंडियन इमिग्रेशन में, उसको समझ लेते हैं। तो भारत में जो भारतीय लोगों का बाहर जाने का जो मतलब तेजी से बढ़ा कि भारतीय लोग बाहर जाकर रहने लगे, वो किस वजह से हुआ? जब ब्रिटिशर्स लोग जो कैपिटलिस्ट पूंजीवादी थे वो इधर हम लोगों के देशों में आने लगे। 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन होने के बाद से और ये जो एशियन जो इकोनॉमीज़ होती हैं वो वर्ल्ड कैपिटल से जुड़ने की वजह से, क्योंकि बहुत सारे रूट वगैरह खुल जाते हैं, स्विस कैनाल वगैरह खुल जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा एशियन चीज़ों की, एशियन लोगों की डिमांड बढ़ जाती है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, ये फेज़ वो होता है जब 19वीं शताब्दी की सेकेंड हाफ की हम बात कर रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा शिप्स वगैरह क्या बोलते हैं कि जो डिस्कवरी होती है अलग अलग रास्तों की, कि भाई यहाँ से जाएंगे तो चाइना पहुँचेंगे, वहाँ से जाएंगे तो इंडिया पहुँचेंगे, ये सब डेवलप हो जाता है। पूरी दुनिया पूंजीवादियों की एक तो पूंजीवादी होने लगती है। तो और हम लोगों के जो एशियन कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे लेबर हो गया, चाहे मसाले हो गए, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं। तो ब्रिटेन या यूरोप के लोगों को हमारे इधर बहुत अट्रैक्शन होता है, ठीक है? तो वो लोग धीरे धीरे आके हमें कॉलोनीज़ बनाने लगते हैं, ठीक है? उसके बाद ब्रिटिश जो होती है वो वहाँ ब्रिटेन में थोड़ा थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शुरू होता है। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति भी शुरू हो जाती है और इन लोगों को चाहिए होता है क्या? कच्चा माल अपने उद्योग के लिए। तो ये लोग क्या करते हैं? प्लांटेशन, एक तरीके से खेती करना शुरू करते हैं। जो खेती कराना है आपको किसी से, तो फिर आपको उसमें लेबर चाहिए। जितना भी इनका बड़ा एम्पायर होता है, जितने भी देशों पे कब्जा किए होते हैं, भारत हो, अफ्रीका हो, कुछ समय तक चाइना भी हो, इन सब देशों को, तो यहाँ से वो लेबर का डिमांड अपनी पूरी करते हैं, इन देशों से ले जाके एक दूसरे से एक्सचेंज करके, ठीक है? जब ब्रिटेन भारत को अपने अंदर करती है, ब्रिटेन जब भारत को अपनी कॉलोनी बनाती है, तो कई सारी उनकी जो ज़मीन से संबंधित पॉलिसीज़ होती हैं वो डेवलप होने लगती हैं। इनके बहुत सारे, आपने रैयतवाड़ी जो है ये सब सुना होगा, या परमानेंट जो सेटलमेंट हुआ था, तो ये सब के बारे में आपने सुना होगा ऑलरेडी, तो मैं ये डिस्कस नहीं करूँगी और यहाँ पे पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है। तो ये लोग बहुत सारे ज़मीन से संबंधित कानून लेके आते हैं 19th सेंचुरी के मिडिल में, ठीक है? और रेवेन्यू का एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब कौन जो है ज़मीन से कर इकट्ठा करेगा, उसका जो शक्ति है बंगाल में, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में मिल जाती है, राजवाड़ों से लड़ाई वगैरह करके। उसका इतिहास अलग है, उसमें आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक समझना है यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद जो कंपनी है वो क्या करती है कि ज़मीन पे टैक्स लगा देती है। आपको ज़मीन पे खेती करना है तो उसके बदले आपको कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे, सिंपल भाषा में, ठीक है? और उसके बाद बंगाल हो गया, चाहे जो नॉर्थ भारत था, यानी जो उत्तर भारत था, उस पे टैक्स देना आपको पड़ेगा खेती वगैरह को लेके, और बहुत ज़्यादा कर लगा देते हैं किसानों पे, ठीक है? इनके कर बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद जमींदारी जो सिस्टम आती है, जहाँ पे जो लैंडलॉर्ड होता है, मतलब जिसका ज़मीन है उस पे खेती करवा रहा है, उन जो लैंडलॉर्ड कौन हुआ? ज़मीन का मालिक, और वो कुछ लोगों को देके खेती करा रहा है। तो खेती करा रहा है तो उसको मतलब वो वहाँ से क्या करेगा? टैक्स कलेक्ट करेगा अपने खेतों से, जिसका कुछ परसेंट, मतलब ज़्यादातर परसेंट जो है वो अंग्रेज़ों को देगा, कुछ परसेंट उसके पास रहेगा। तो अपना फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा कराने के लिए जो ये ज़मींदार थे वो अत्यधिक, मतलब क्या करते थे? लोगों को परेशान करते थे, खेती करने वालों को, खेतीहरों को, ठीक है? और ये परमानेंट लैंड सेटलमेंट जिनके बारे में बात किया था मैंने, जो हुआ था 1793 में, इसने भी और परेशान कर दिया, ठीक है? उसके बाद रैयतवाड़ी सिस्टम भी आया था, इसने भी बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों को इस सिचुएशन में डाल दिया कि आपको टैक्स देना है। इन सब का मतलब सिंपली ये था कि अंग्रेज़ों के आने की वजह से इंसान को, या जो खेतीहर वर्ग था, जो कृषि कर रहा था, उसे अत्यधिक कर देना पड़ रहा था अपने ज़मीन पे, जिसकी वजह से उसकी स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही थी, उसके पास खाने के लिए और बहुत सारी समस्याएं। आपको पता होगा कि बंगाल में, बिहार में अंग्रेज़ों के टाइम पे कितनी बार भूखमरी और इस तरीके की स्थिति भी उत्पन्न होती है, क्योंकि बहुत गरीबी में चल जाते हैं। आपकी ज़मीन पे आपको 11% से लेकर 20% आपको अगर कर देना है, जहाँ आप 100 रुपये कमा रहे हो उसमें से 30 रुपये 20 रुपये आप कर दे रहे हो, तो आपके पास बचेगा
बचेगा क्या? उसके बाद आपने किसी से उधार ले रखा, तो ये सब सिचुएशन डेवलप हो गई। सब सिस्टम के बनाने से ज़मीन के ये जो ज़मींदारी हो गई, रैयतवारी हो गई, ये सब सिस्टम की वजह से ज़मीन एक इंसान से दूसरे को देना तो आसान हो गया था, लेकिन ज़मीन से संबंधित इतने ज़्यादा मतलब क्राइम होने लगे थे, इतनी ज़्यादा करप्शन हो गई थी। जो खेती करते थे वो हद से ज़्यादा जो मिडिल मैन थे उनसे कर्जा लेके खेती करते थे, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था, या अपनी ज़मीन बेच देते थे, या ज़िंदगी भर पैसे के अंदर मतलब जो जिससे भी पैसे लेते थे उसके कर्ज के अंदर दबे होते थे। और इस टाइप का सिचुएशन खड़ा हो गया पेजेंट्री वर्ग के लिए, क्लास के लिए, मतलब खेतिहर वर्ग के लिए, कि वो किसी के पास ज़मीन आखिर में नहीं बचा। तो उनके पास क्या ऑप्शन था? जब खाने के भी आपके पास लाले पड़ेंगे, तो एक ऑप्शन बचता है कि आप बाहर के देशों में जाके कुछ भी काम करो और पैसा कमाओ, ठीक है। और सिचुएशन पे नेहरू जी ने कमेंट किया है कि जो उनकी ज़मीन की पॉलिसी उन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने बनाई ब्रिटिश काल में, जब भारत के लिए जो भी ज़मीन से संबंधित बनाई गई, और छोटे-छोटे जो इंडस्ट्रीज़ थे, आपको पता है कि हमारे यहाँ पे घरेलू उद्योग की बहुत संस्कृति थी, जहाँ पे मान लीजिए कॉटन बन रहा है, कोई सामान बन रहा है, घर के अंदर ही लोग करते थे, वो सब खत्म हो गया। लोगों के पास जो ज़मीन थी वो भी उनसे छिन गया, अत्यधिक कर्ज के अंदर डूब गए, और इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया ज़मीन के ऊपर, या इतने ज़्यादा जो ज़मींदार थे वो प्रेशराइज़ करते थे, इतना ज़्यादा टैक्स था ज़मीन के ऊपर, ना आपके पास घर में कोई काम कर, मतलब अगर आप उद्योग खोलते तो क्या होता? उद्योग तो अंग्रेज़ों ने खोल ही रखा था, फैक्ट्री। अब मान लीजिए कि आपने हाथ से एक कपड़ा बनाया जो आप 100 रुपये में बेचते हो, क्योंकि आपको उतनी मेहनत लगी है, आपने अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया है, वही अंग्रेज़ 20 रुपये में ला के बेच रहे हो, तो कोई 100 रुपये का नहीं खरीदेगा ना। तो इन सब सिचुएशन से भारत की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी, और यहाँ के लोगों से। अब क्या हुआ? जो यहाँ पे पीजेंट्स थे, जो खेतीहर वर्ग था, उनको बनिया जो कास्ट के लोग होते हैं, या जो भी मनी देने वाले थे, मनी लेंडर्स थे, जो उनको कर्ज दिया करते थे, तो उनके वो मतलब उनके हाथों के ग्रिप के अंदर ये लोग फंस के रह गए, जो खेतीहर वर्ग था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे अपने कर्जे पे। मान लीजिए कि आपको 100 रुपये कर्ज दिया है, और उस पर उन लोगों ने 20% और मतलब वो लगा दिया कि आपको इतना वो देना पड़ेगा रिटर्न करते टाइम, तो 120 रुपये तो वैसे ही हो गया। और ज़बरदस्ती मतलब उनसे कर्ज उगलवाना, या ज़बरदस्ती उनके घर में छीना मारा पीटी करना, और बहुत ही ख़राब सिचुएशन इससे डेवलप हो गया था।